सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हमारे जो प्राइम टॉपिक्स होंगे, चेंजेस इन इलेक्शन रूल्स, इलेक्शन रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई है, इसको देखेंगे। गवर्नर्स अपॉइंटमेंट जो है, 5 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए हैं। लाइन टेल्ड मकैक न्यूज़ में आया है, तो इसको देखा जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल है, तो हम इसको भी कवर अप करेंगे। और खेल रत्न अवार्ड को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है नॉमिनेशंस को लेके, उस एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा। और इंडिया चाइना रिलेशंस पे आज का एक एडिटोरियल हम लोग कवर करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो डोंट मिस आउट ऑन टुडेज सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस इन इलेक्शन रूल्स। हम फ्रंट पेज को पहले एक बार देख लेंगे। तो ये न्यूज़ में क्यों बना, दरअसल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन रूल्स को लेके कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन ने कुछ चेंजेस किए होंगे, उससे रिलेटेड ये सारी बात की जा रही है। अब वो किस बात को लेके चेंजेस किए गए हैं, उस चीज़ को थोड़ा जानेंगे यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी वाला एंगल हुआ है वो है सीसीटीवी फुटेज को लेके। तो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, अब सीसीटीवी फुटेज विल नॉट बी अवेलेबल, ये आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होगी। अब यही तो एक तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन रेज कर रहा है पॉइंट, कि भाई अगर ये सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं होगी तो ट्रांसपेरेंसी कैसे इम्पैक्ट हो सकती है। उन्होंने कहा कि फिर तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कि पोलिंग बूथ में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलेगा पार्टी मेंबर्स को। दूसरा, गवर्नमेंट का टेक ये है कि भाई सीसीटीवी फुटेज एक तरीके से ना प्रिवेसी को वायलेट करता है। और हमारे यहाँ पे जो आपका इलेक्शन है वो गुप्त एक तरीके से मतदान होता है, कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं। और ये कंट्रोवर्सी उस एंगल से रिलेटेड है। नो डाउट कि भी इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो अवेलेबल करवाना चाहिए। कुछ और तरीके यहाँ पे एक्सप्लोर करने चाहिए, कि जिससे ये भी ना पता लगे कि भी वोट किसको दिया है, बट बाकी क्या एक्टिविटी चल रही है उस एरिया के अंदर, उस पोलिंग बूथ के अंदर, उसको लेके ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर वो एकदम से हाईलाइट हो जाएगी, वो सारी बात है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये चेंजेस किए, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज जो है अब आपको मिलेगा नहीं। ठीक, तो प्रीवियस प्रोविजन क्या होता था, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सेस होता था इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का। अब वो अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सेस जो है वो उन्होंने हटा दिया। नया अरेंजमेंट है, रिड्यूस्ड एक्सेस टू सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम पोलिंग बूथ एंड कैंडिडेट वीडियो रिकॉर्डिंग। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है वो हटा दी गई है, इसलिए एक कंट्रोवर्सी बन रही है। अब देखो, ये 2017 प्रीलिम्स का एक सवाल है जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ये पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन इज अ 5 मेंबर बॉडी, नहीं, इट्स अ 3 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई है। और पहले जो था सिस्टम, वहां पे तो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल। भाई इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करना तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है, होम मिनिस्ट्री थोड़ी ना डिसाइड करती है। ये भी गलत हो जाता है। मतलब इलेक्शन कमीशन जो है आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दे विल अनाउंस द डेट्स, वहाँ पे वो डेट्स बताएंगे। और जैसे ही डेट्स का अनाउंसमेंट होता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इमीडिएटली वहाँ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन कैन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्प्लिट एंड मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। यस, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का रोल जरूर है। तो शिवसेना को लेके जो डिस्प्यूट हुआ था उसकी क्लैरिफिकेशन वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही आई थी, कि भी असली शिवसेना कौन सी है। तो डी, दैट इज 3 ओनली, इज द राइट आंसर। अगली न्यूज़ पे चलेंगे। मनु भाकर को लेके कंट्रोवर्सी हो गई है, तो खेल रत्न अवार्ड दिया जाना है, और नॉमिनेशंस को लेके कुछ एक गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, कंफ्यूजन है बेसिकली। तो यहाँ पे खेल रत्न अवार्ड दिया कैसे जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पे। एक कमेटी है, 12 मेंबर कमेटीज, जिसको आप हेड, जिस विच इज हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज जुडिशरी के मेंबर होते हैं। तो जस्टिस रामा सुब्रमण्यम वो इसके आजकल चेयरमैन चल रहे हैं इस कमेटी के। तो इस कमेटी में दूसरे बाकी भी मेंबर्स होते हैं, एथलीट्स भी होते हैं। तो अभी हैं यहाँ पे विजेंद्र सिंह, रानी रामपाल, अनिल कुंबले, वो इस खेल रत्न अवार्ड कमेटी के मेंबर हैं यहाँ पे। नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, वैसे तो कमेटी किसी को भी कंसीडर कर सकती है। दूसरा, एथलीट खुद को भी नॉमिनेट कर सकता है, सेल्फ नॉमिनेशन भी अलाउड है, तो ये पॉइंट याद रखना जरूरी है।
कमेटी का डिसीजन कि भी या तो वो जो इंडिविजुअल्स जिनका नाम नॉमिनेशन में आया है उनको कंसीडर करेंगे, या वो किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर कमेटी को ये लगता है कि ये एथलीट बहुत अच्छा है और इन्होंने, मान लो सरकार ने भी नॉमिनेट नहीं किया, मिनिस्ट्री ने भी नॉमिनेट नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया जाएगा। कमेटी इस चीज को कंसीडर कर सकती है, और यही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैच है। तो ये पूरी कहानी है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करिए, देखिए प्रीलिम्स 2023 का सवाल। अब देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पे क्वेश्चन भी पूछा है, और सवाल बहुत टेढ़ा था। पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो हम क्लैरिफिकेशन यहाँ से देखेंगे। तो खेल रत्न अवार्ड किस लिए दिया जाता है? मोस्ट स्पेक्टेक्युलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस हो। तो एक तरीके से ये बिल्कुल सही, करेक्टली मैच है ये, ठीक है। ये भी यही कह रहा है कि 4 सालों के अंदर आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, उस बेस पे आपको दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड की बात करते हैं, फॉर लाइफ टाइम बाय अचीवमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। ये अर्जुना अवार्ड, ऑल्सो नोन एज अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, इट इज सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी तक मतलब क्लैरिटी नहीं मिली। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिलता है, लाइफ टाइम नहीं होगा। फॉर लाइफ टाइम बाय अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स ऐसा नहीं लगता मुझे। ये तो इनिशियली जो है आपने कैसे परफॉर्म किया है उसके लिए हो सकता है। द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए होता है? टू ऑनर एमिनेंट कोचेस, जो कोच होते हैं उनको ऑनर करने के लिए होता है। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सही करेक्टली मैच्ड है, ठीक। तो द्रोणाचार्य अवार्ड हमने देखा कि ऑनर करने के लिए होता है। अभी देखो अर्जुना अवार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं आया अभी, तो मेजर ध्यानचंद द्रोणाचार्य वाला तो करेक्टली मैच्ड है। अब है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉरपोरेट्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स कंट्रोल। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्पोर्ट्स के लिए काम किया है। तो कॉरपोरेट्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है भाई, ये बाकी लोगों के लिए है। तो एक तरीके से लाइफ टाइम वाला भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। तो बी इसका सही आंसर होगा। 2 करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे, तो ये हमें पूरा मालूम होना चाहिए। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। ह्यूमन कॉन्टैक्ट थ्रेटन्स द एंडेंजर्ड लायन टेल्ड मकैक। अब लायन टेल्ड मकैक नॉर्मली हम इसको एसोसिएट करते हैं कि ये वेस्टर्न घाट के अंदर मिलता है, ठीक। और ह्यूमन कॉन्टैक्ट बाकी जगहों पे जैसे बाकी जानवर परेशान है, लायन टेल्ड मकैक भी जो है इनका भी हैबिटेट काफ़ी इंपैक्ट हो रहा है। हमें पता है वेस्टर्न घाट के अंदर क्या क्या चल रहा है, माइनिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे, और उससे जो है इनके हैबिटेट को खतरा है। नॉट जस्ट दैट, हाईवेज को हम चौड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना, हाईवेज रोड्स को आप ब्रॉड कर रहे हो, और वो सारी चीज़ें इंपैक्ट कर रही हैं इनके हैबिटेट को। अब देखिए, ये मेजरली 8 लोकेशंस वेस्टर्न घाट के अंदर हाईलाइट की गई है। तो ये आप इंपॉर्टेंटली याद रख लेना, क्योंकि ये घुमा फिरा के यूपीएससी पूछ सकता है। तो अन्नमलाई हिल्स, नेल्यमपत्थी, नीलंबर घाट, शोलेयार, गावी, सबरीमाला, वलाई हिल्स, अगुम्बे, ये एरियाज ऐसे हैं जहां पे लायन टेल्ड मकैक आपको मिलता है। अब देखो, लायन टेल्ड मकैक पे यूपीएससी ने 2 बार सवाल किया है। तो पहला सवाल तो 2013 में था कि पूछा गया कि लायन टेल्ड मकैक बताइए कहाँ मिलता है। तो आंध्रा में नहीं मिलता, बाकी ये वेस्टर्न घाट्स वाले जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इधर तो मिलता है। तो कंसिडरिंग दिस, ए इज द राइट आंसर, ठीक। अब प्रीलिम्स 2023 के अंदर भी सवाल पूछ लिया था, और यहाँ पे ये पूछा गया था कि वी कंसिडर द फॉलोइंग फाना। तो लायन टेल्ड मकैक, मालाबार सिवेट और सांबर डियर। बोला गया इनमें से कौन से नॉकटर्नल है, मतलब रात को कौन जागते हैं। तो लायन टेल्ड मकैक, दे आर डायर्नल, दैट मीन्स दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, और रात के टाइम वो सोते हैं, ठीक है ना, उनको नॉकटर्नल नहीं माना जाता। तो लायन टेल्ड मकैक नॉकटर्नल नहीं होते। मालाबार सिवेट बहुत ही शर्मीली होती है, इसीलिए वो सिर्फ रात को ही एक्टिव होती है, ठीक है ना। तो ये एक तो मालाबार सिवेट का तो पक्का हो गया, ये रात को एक्टिव होती है। सांबर डियर बहुत जगहों पे मिलता है, और ये नॉर्मली जो है सुबह के टाइम और शाम के टाइम एक्टिव होता है। दे मे बी एक्टिव इन द नाइट, बट इनको हम नॉकटर्नल नहीं मानते हैं कि भी खाना खाने के लिए रात को निकलते हैं, ऐसा नहीं माना जाता। तो सांबर डियर भी रात को नहीं निकलते, और लायन टेल्ड मकैक जो है वो भी आपके नॉकटर्नल नहीं है। तो मालाबार सिवेट ओनली 1 इज द राइट आंसर, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी है। इन द मीन टाइम कुछ देख लेते हैं, मिस ना हुआ हो। अल्लू अर्जुन की कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है, विल नॉट गेट इनटू दैट। ट्रैजिक इंसिडेंट, यहाँ पे हमारे सोल्जर्स मर गए हैं, ओके, एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, और वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू देयर सेक्रीफाइस, तो ये बिल्कुल हमें मानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे और कोई खास खबर नहीं है बिल्कुल। अब चलते हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सीधा मुद्दे पे आएंगे। गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो फॉर्मर होम सेक्रेटरी अजय भल्ला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मणिपुर। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर्स को देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर्स में आपको या तो सिक्योरिटी एजेंसी वाले लोग मिलेंगे, या सिक्योरिटी एजेंसी मतलब पुलिस, एक्स आईपीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके एक्टिव मेंबर्स, ओके, या डिफेंस वाले आपको मिलते हैं। बहुत से मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो वहाँ पे आपको गवर्नर बनाए गए हैं। होम सेक्रेटरी, तो ये वो होम सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट में वही लोग होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड अप होते हैं। तो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के साथ एसोसिएटेड लोग ही प्राइमरीली वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर गवर्नर लगाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसे होते हैं, बट प्राइमरीली ऐसा देखा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस वहाँ पे कैसी चल रही है, कैसे आप उसको हैंडल करोगे, लोकल पॉलिटिक्स को समझोगे, इसलिए ये सब किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मणिपुर के अंदर हमें पता है कि अभी जो है क्राइसिस चल रहा है, वायलेंस, ओके। मिजोरम के अंदर आप देखोगे क्या हुआ है, मिजोरम के अंदर चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा कि हम मिजोरम को अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अलार्मिंग था। तो गवर्नमेंट ने अब फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह, रिटायर्ड जनरल, उनको मिजोरम का गवर्नर बना के भेजा है यहाँ पे, ठीक है। और होम सेक्रेटरी जो कि डायरेक्टली मतलब इंटेलिजेंस को देखते हैं और कैसे हमारे यहाँ पे लोकल लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है उसको मैनेज करते हैं, उनको मणिपुर का वहाँ पे जो है गवर्नर बनाया गया है। अपॉइंटमेंट इज बाय प्रेसिडेंट ओनली। अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझना है, ये क्वेश्चन देखिए, प्रीलिम्स 2019 का सवाल। अब ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर without intense political links or should not have taken part in politics in recent past. ओके, अब ये रिकमेंडेशन देखिए, ये रिकमेंडेशन बहुत ही जग जाहिर फेमस कमेटी है, सरकारिया कमीशन, जो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर बनाई गई थी, उनके रिकमेंडेशन पे जो है ये सजेशन आया है, ठीक। वहाँ से ये सजेशन आया है सरकारिया कमेटी के ऊपर, और सरकारिया कमेटी के कहने पे, और उसके बाद अभी तक इनको लागू नहीं किया गया। मोस्टली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ही होती हैं। रिसेंटली अगर आप वीके सिंह साहब को देखेंगे तो वो एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चलता है, और जो होम सेक्रेटरी हैं उनके भी लिंक सरकार के साथ तो होंगे ही। तो ये पूरी कहानी है। अब देखिए आगे चलेंगे यहाँ पे, तो कोई और न्यूज़ छूट ना जाए। देखो ये चल ही रहा है मणिपुर के अंदर वायलेंस का भी दिक्कत, ओके। एंड श्याम बेनेगल की डेथ हुई, ट्रैजिक इंसिडेंट, ओके। एंड वी लॉस्ट जेम ऑफ द फिल्म मेकर्स। तो मोदी जी ने भी ट्वीट किया इस पे। अब इसको देखिए तो फिर हम चलते हैं सीधा आपके एडिटोरियल कंपोनेंट पे। तो इंडिया चाइना रीसेट नीड्स बोल्ड एंड न्यू थिंकिंग। तो इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड बातचीत चल रही है। अब देखो ऐसा है, अगर आप इंडिया की लीडरशिप और चाइनीज़ लीडरशिप देखेंगे तो एक चीज़ को लेके आपको उनको ज़रूर मानना पड़ेगा। इससे पहले भी जब डोकलाम के अंदर इंसिडेंट हुआ था, डोकलाम इंसिडेंट के टाइम पे हमारी लीडरशिप जी जिनपिंग एंड मोदी, दैट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल शांति लाने में, और आज की डेट में भी वैसा ही है, ठीक है। डायलॉग रखना, कन्फ्लिक्ट को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना, लीडर्स ने एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ये किया है, ट्रस्ट कर रहे हैं, राइवलरी जरूर है, कंपटीशन भी है, तो थिंग्स विल मूव ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अभी थोड़े हमारे फॉरेन रिलेशन एंगेजमेंट पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। और नॉट जस्ट दैट, हमारे यहाँ पे जो आप बोलेंगे इकोनॉमिक इक्वेशंस, वो भी बेटर होने की तरफ चल रही हैं। तो धीरे धीरे थिंग्स विल मूव, ठीक है। वो सारी बात है यहाँ पे। अब हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई क्या चाइना वाकई ही इंडिया की सिक्योरिटी को अपने अपने
एक्शंस में प्रायोरिटी देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या वाकई ही चाइना जो है इंडियन सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देगा, तो ये सोचने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि हमें यूएन का परमानेंट मेंबर बनना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके लिए चाइना के सपोर्ट की हमें ज़रूरत चाहिए। ठीक, एंड वी वांट इक्वल इक्वेशंस, बिल्कुल इक्वल पावर इक्वेशन आपको चाहिए, हम किसी के नीचे काम नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज। आज की डेट में हमें अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें वो पावर असिमेट्री का माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और पावर असिमेट्री का माइंडसेट अगर आप छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जो वेस्ट की तरफ जा रहे थे वो हमें थोड़ा सा पेस डाउन करना पड़ेगा। ठीक, उसको थोड़ा सा धीरे आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ द पॉइंट। वन चाइना पॉलिसी ये इंडिया अभी तक मानता आया है। वी डू नॉट सपोर्ट ताइवानीज इंडिपेंडेंस, और हम कोई भी तिब्बत कार्ड भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारे एक्शंस भी इम्पोर्टेंट हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि ताइवान को अलग कंट्री होना चाहिए, हमें कहते हैं कि चाइना इज़ अ सिंगल एंटिटी। तो ये क्लैरिटी के साथ हम बोलते हैं, हम तो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं, बट चाइनीज दे एक्टेड इररिस्पॉन्सिबली। ये गलवान इंसिडेंट के दौरान हुआ था, तो वो हमारी गलती नहीं थी, वो पूरी की पूरी चाइना की ही गलती थी, आप ये मान सकते हो। सो दिस इज द पॉइंट। अब इसके अंदर आपके यहाँ पे देर आर प्रायोरिटीज जो इंडिया और चाइना साथ में मिलके कर सकते हैं। ग्लोबल पीस के लिए हम साथ काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए आप साथ काम कर सकते हो, डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कल्चरल स्पिरिचुअल रिजुविनेशन, इन सब चीज़ों के लिए हम ज़रूर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेफिनेटली बहुत एक अच्छा एरिया है जहाँ पे साथ मिलकर काम करेंगे। विकसित भारत का हमारा गोल है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक, तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आप लेके आ सकते हो, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आप लेके आ सकते हो, एंड इन दिस वे वी कैन थिंक अबाउट जो विकसित भारत जो हमारा गोल है उसकी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। कोऑपरेट करने का बेनिफिट है, लड़ाई झगड़े का कभी भी बेनिफिट नहीं होता। ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें तो यूक्रेन रशिया के ऊपर वी कैन पुट अप अ जॉइंट एफर्ट। वेस्ट एशिया में शांति लाने के लिए हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। म्यांमार में भी देखो कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, उसमें साथ काम कर सकते हैं। मणिपुर स्टेबिलिटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बांग्लादेश चाइना इंडिया यू कैन से कॉरिडोर, इसको लेके भी हम बात कर सकते हैं, म्यांमार कॉरिडोर। तो ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर चाइना का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, एंड वी कैन वर्क विद देम, वहाँ पे भी हम दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें कंसीडर करना है। अब काफ़ी चीज़ें होंगी जो हमें यहाँ पे, वो चाइनीज़ भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। पहली चीज़ कि हमें जो है चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर जो बैन लगा था उसे हटाना पड़ेगा। टिकटॉक की बात हो रही है, बट सिंपल सी चीज़ है, ये तो सब कुछ डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उन सब के सर्वर्स जो हैं वो चाइना के अंदर हैं, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड होता है आपके। और ग्लोबल पावर्स जितने भी हैं वो कोई भी चाइना को नहीं आने दे रही हैं, बिकॉज देर आर डाउट्स ओवर चाइनीज़ कंपनीज कि वो वाकई क्या वो सही मायने में ट्रांसपेरेंट हैं, नहीं। ये पॉइंट है यहाँ पे। अब बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड। अब देखिए, ये क्वांटम कंप्यूटिंग होती है दूसरी क्लासिकल कंप्यूटर्स जो हम यूज़ करते हैं। सारा गेम है कैलकुलेशंस, ओके, और एक तरीके से आपकी स्टोरेज का। ठीक, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो जाती है क्लासिकल कंप्यूटर्स के अंदर वो बाइनरी फॉर्म में जाती है, 0 और 1। क्लियर, दो ही स्टेट्स होते हैं। कैलकुलेशन भी ऐसे ही करता है कंप्यूटर, 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0, लाइक दिस। क्वांटम के अंदर क्या सिस्टम होता है? क्वांटम के अंदर आपके पास अवेलेबल होता है 0 1 और पार्शियल। हवा में अटका हुआ, या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा, ये तीसरा स्टेट है। ना आधा 0, मतलब ना पूरा 0 ना पूरा 1। दैट इज द थर्ड यू कैन से सिस्टम दैट वी गेट इन क्वांटम फिजिक्स। वो क्वांटम फिजिक्स है, दैट इज रिलेटेड टू द रोटेशन। अब देखो, अगर आप बात करोगे, जैसे एक कॉइन आप लेते हो, तो कॉइन आपने उछाला, सिक्का उछाला, उसके अंदर हेड है और टेल है, लेकिन एक तीसरा स्टेट है कि कॉइन जो है वो घूम रहा है, आपस में रोटेट कर रहा है। अभी क्लैरिटी नहीं मिली कि भी ये जो है हेड होगा या टेल होगा।
तो वो थर्ड जो स्टेट है ना, वो भी हेल्प करेगा हमारी कैलकुलेशंस के अंदर। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इस सिस्टम पे बेस्ड होती है। तो आप एक तीन सिस्टम पे जाएंगे जिसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन, 0 1, और तीसरा होता है सुपर इम्पोजिशन। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग के पॉइंट्स होते हैं। देखिए, क्लासिकल कंप्यूटिंग्स में जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, कंप्यूटिंग यूनिट वो होता है बिट्स। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो आप एक्टिविटी करते हो दैट इज क्यूबिट, वहां पे क्यूबिट आ जाता है। तो ये दो चीज का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि किस चीज पे क्वांटम फिजिक्स बेस्ड होती है। तो तीसरा है जिसको ये नहीं पता कि वो हेड है कि टेल गिरेगा, लेकिन वो भी यूज किया जा सकता है आपकी कैलकुलेशंस में, और काफी इफेक्टिव है ये मेथड जो हमने निकाला है यहाँ पे, जिसको सुपर इम्पोजिशन बोल देते हैं। अब देखिए, ये प्रीलिम्स 2022 का सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट क्यूबिट इज मेंशन्ड, क्यूबिट इज मेंशन्ड इन क्वांटम कंप्यूटर्स कॉम्पैक्ट कंटेक्स्ट, हमने अभी देखा है यहाँ पे। क्लियर? सो ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरा आज का ये सेशन था जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब अदर देन दिस, अब देखिए यहाँ पे इंडिया गोट 14.3% ऑफ द ग्लोबल रेमिटेंस इन 2024। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो इंडियन डायस्पोरा कितना स्ट्रोंग है, और वो इंडिया के अंदर जो है वो पैसे भेजता है। तो ये की पॉइंट है जो समझना है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, दूसरे कंट्री की पॉलिसी को भी मतलब थोड़ा सा इंडिया के फेवर में तो डालते ही होंगे। क्लियर? तो दिस इज व्हाट इज पॉइंटेड आउट, वो सारी बातें बताई हुई हैं यहाँ पे। अदर देन दिस यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बिजनेस के पेज पे। बिजनेस के बाद इंटरनेशनल पेज पे वही चल रहा है जो चल रहा है। सीरियन मिलिशियाज टू बी डिसआर्म, और उसको डिसॉल्व करके डिफेंस फोर्सेस बनाया जाएगा। तो ये अच्छी एक चीज़ है। इसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि बशर अल असद की जो आर्मी है उनको भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि साथ में मिलके देश को चलाते हैं, शांति की तरफ लेके चलते हैं, सीरिया के डेवलपमेंट पे जाते हैं। जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि शांति की तरफ वो जा रहे हैं। ठीक, सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव। अदर देन दैट, यूएस ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाया है। तो उनके ऊपर सैंक्शन लगाया है पाकिस्तान के जो है मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, कि पाकिस्तान जो है अपने मिसाइल्स की रेंज बढ़ा रहा है। पहले पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ इंडिया सेंट्रिक था, अब वो उसकी रेंज बढ़ा रहे हैं, मतलब वो बाकी किसी देश को भी काउंटर करने का सोच रहे होंगे। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट, इसलिए पाकिस्तान को कोई ट्रस्ट नहीं करता, और उनके हाथ में मिसाइल होने का मतलब है दुनिया के लिए खतरा। So that is the point. So this is something that we have for today. So wish you a Merry Christmas. Thank you very much.